बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। बचपन में जब मैं वीडियो गेम्स खेलता था तो सोचता था काश एक दिन मुझे भी असली गन्स चलाने का मौका मिले। और फिर मेरा ये सपना पूरा हो गया। मेरा आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट में सिलेक्शन हो गया था। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। ऐसी ट्रेनिंग जो अच्छों का पसीना छुड़ा दे। ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि एक बार तो हर किसी के दिमाग में आता है कि उसने कोई गलती तो नहीं कर दी आर्मी ज्वाइन करके। मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। लेकिन इसके बाद जिन चीज़ों से मेरा सामना मेरी सर्विस के दौरान हुआ वो तो उस ट्रेनिंग के आगे कुछ भी नहीं थी। शुरुआती ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरी पोस्टिंग एक रेगिस्तानी इलाके में हुई। उस जगह का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सब भी समझ गए होंगे कि वो जगह कौन सी हो सकती है। दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहाँ से सबसे पास इंसानी आबादी वाली जो जगह थी वो तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस बीच रेगिस्तान में हम अपने एक टेम्पररी कैंप में रुके हुए थे। जो लोग रेगिस्तान में रह चुके होंगे वो ये बात को जानते होंगे कि रेगिस्तान का मौसम कैसा होता है। धूप पड़ती है तो रेत गर्म होने के कारण बहुत गर्मी हो जाती है, और अंधेरा होने के बाद ठंड भी उतनी ही तेज़ी की पड़ती है। वो गर्मियों का मौसम था, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। हम सब लोग रेगिस्तान में ही अपने टेंट के अंदर बैठे मिलिट्री टेक्टिक्स के बारे में सीख रहे थे। सबको रात होने का इंतज़ार था, क्योंकि रात में हमें अपनी एक्चुअल नाइट विज़न ट्रेनिंग के लिए जाना था। फिर किसी तरह वो दिन बीता और रात हुई। रात में हम सब लोगों ने खाना खाया और हमको नाइट विज़न ग्लासेस और कुछ मैप्स दे दिए गए। पूरा आसमान सितारों से भरा पड़ा था। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और आसमान में सितारे थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दिल को एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। हम सब करीब 9 बजे दो दो के पेयर में कैंप से बाहर निकल गए। वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर इकट्ठा होना था और फिर वहाँ से एक साथ वापस आना था। फिर जैसे घंटों रेगिस्तान में भटकने के बाद हम सब अपने कैंप्स में पहुँच गए। वापस आने पर हमको थोड़ा सोने की परमिशन मिल गई थी। मैं सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गया। लेटते ही नींद आ गई, लेकिन फिर करीब आधे घंटे बाद ही मेरे ऑफिसर ने मुझे ज़ोर से पकड़कर हिलाया। मैं जल्दी से उठा तो उसने सख्त लहजे में बोला, उठो, तुम्हें कैंप के बाहर ड्यूटी देनी है। दरअसल हमारे कैंप के चारों तरफ करीब 200 मीटर दूर हमने फेंसिंग की हुई थी, जिसमें बारी बारी सब जवानों की ड्यूटी लग रही थी। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। फिर ऑफिसर की बात सुनकर मैं जल्दी से उठा और अपनी वर्दी पहनी, हाथ में गन लिए बाहर चेक पॉइंट पर खड़ी जीप में जाकर बैठ गया। मुझे एक रेडियो फ़ोन भी दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई फेंसिंग के अंदर आना चाहे तो पहले रेडियो फ़ोन पर परमिशन लेनी होगी। मैंने कहा यस सर, और फिर अपनी ड्यूटी करने लगा। करीब 2:30 बजे का समय हुआ होगा। कैंप में सब जवान गहरी नींद में सो रहे थे, सिवाय मेरे और मेरे एक और ऑफिसर के। हम दोनों उसी जीप के अंदर बैठे चारों तरफ नज़र रखे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। शायद आपको ये बात सुनकर अजीब लगे कि सन्नाटे की भी अपनी एक अजीब सी आवाज़ होती है। बीच बीच में कभी सियारों के रोने की आवाज़ आती तो कभी कोई खरगोश भागता हुआ दिखाई देता। कुछ देर बाद वो ऑफिसर भी सोने के लिए चला गया। अब मैं जीप में बिल्कुल अकेला था। वो एक ओपन जिप्सी थी। मैंने अपने नाइट विज़न ग्लासेस लगा लिए और सीट पीछे करके लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। मुझे कुछ दूर फिर एक सियार के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत पास से आई थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर सीट सीधी करके चारों तरफ देखने लगा। लेकिन फिर 5 मिनट बाद दूर से एक जवान हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। नॉर्मल आराम से चलता हुआ वो हमारे कैंप की तरफ आ रहा था। मुझे लगा शायद हमारा ही कैंप में से कोई जवान बाहर गया होगा और टॉयलेट करके वापस आ रहा होगा। अभी भी मैंने नाइट विज़न गॉगल्स लगाए हुए थे। तभी मैंने नोटिस किया कि उस जवान की आंखें चमक नहीं रही थी, मतलब उसकी आंखों से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। मैंने गॉगल्स हटा दिए और उसको अपने पास आता देखने लगा। करीब 2 मिनट बाद ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर कुछ देर मुझे घूरते रहा और घूरने के बाद वो बोला,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, एक अजीब सी रोबोट जैसी आवाज़ जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे। बहुत अजीब बात थी। तुम्हारा नाम क्या है और टॉयलेट के लिए तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उससे पूछा। उसने बताया कि उसका नाम हवलदार किशन लाल है, सेम उसी वाली रोबोट वाली आवाज़ में। लेकिन मेरे टॉयलेट वाले सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस यूनिट में नया था, किसी हवलदार किशन लाल को नहीं जानता था, लेकिन उसको अंदर जाने देने से पहले मुझे ऑफिसर की परमिशन लेनी थी। मैंने रेडियो फ़ोन पर अपने ऑफिसर को कॉल किया। जय हिंद श्रीमान, यहाँ कोई हवलदार किशन लाल आया है, इसको अंदर आने दे सकता हूँ क्या? हवलदार किशन लाल? इस कंपनी में तो कोई हवलदार किशन लाल नहीं है और हमारी दूसरी यूनिट यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, इससे पूछो। ये इतना बोलते बोलते अचानक से ऑफिसर रुक गया। अरे नहीं, सिट, उसको अंदर मत आने देना और उसकी तरफ देखना भी मत, ना उससे कोई बात करना, जल्दी से भाग के आ जाओ वहाँ से, ऑफिसर एकदम से घबराते हुए बोला। बेंच के दूसरी तरफ खड़ा वो हवलदार किशन लाल भी ये सब बातें सुन रहा था और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो उठा, जैसे कि अभी वो जंप मार के आएगा और मेरा गला चीर के मेरा खून पी जाएगा। मैं उसी वक्त जीप से उतरा और कैंप में पहुंचा तो देखा कि सब जवान पहले से ही उठ चुके थे। वो लोग जीप में जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रहे थे। कमांडर ने तुरंत सबको वहां से निकल जाने के ऑर्डर दिए थे। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ जिप्सी में भरा गया कि हमारा बहुत सारा सामान जैसे टेंट्स, खाना वगैरह वहीं छूट गया था और फिर हम अपना 3 घंटे का नॉन स्टॉप सफ़र तय करके सीधा मेन बेस पर पहुंच चुके थे। अचानक ऐसा करने के पीछे क्या कारण था मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे स्क्वाड के एक लीडर जो कि वहाँ के लोकल भी थे, उसने हमें बताया कि हवलदार किशन लाल कैंप में आने की परमिशन नहीं मांग रहा था। मुझे नहीं पता उसकी बात का क्या मतलब था। अगर वो कैंप में आने की परमिशन नहीं मांग रहा था तो किसके अंदर आने की परमिशन मांग रहा था? पता नहीं ऐसा क्या था जो हम सबको एकदम से वहाँ से यूं भागना पड़ा। खैर, आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये मेरे साथ घटा एक पहला अजीब इंसिडेंट था, लेकिन आखिरी नहीं था। इस घटना के बाद एक बार मेरी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में हुई थी। वो एक छोटा सा मिलिट्री बेस था, दूर पहाड़ों पर जंगलों के बीच। उस बेस को मेनली ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, पहाड़ों पर लड़ने और सर्वाइवल करने की ट्रेनिंग देने के लिए। उस जगह बहुत सारे पहाड़ थे और ठंड भी थी। वो सर्दियों का मौसम नहीं था, इसलिए वहाँ बर्फ़बारी तो नहीं हो रही थी, लेकिन सर्द हवाएं चलती थी। जब हम पहली बार वहाँ पहुँचे तो हमें रहने के लिए कंक्रीट्स के बने बंकर मिले थे। उन बंकर के अंदर ही बहुत सारे बेड्स लगा हुआ करते थे जिन पे हम सोते थे। बाहर की तरफ कुछ बाथरूम्स हुआ करती थीं और नहाने के लिए अलग एरिया हुआ करता था। रात में इतने लोग एक साथ अंदर सोते थे, इसलिए ठंड भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन बाहर निकलते ही पता चलता था कि बाहर कितनी ठंड है। शुरू के कुछ दिन हमारे लिए मुश्किल थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बॉडी को एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसलिए हमारा डेली रूटीन का फिज़िकल रूटीन भी हमारे जैसे स्लो मोशन में ही हो रहा था। और हाँ, आपको पहाड़ों पर इतने ऊपर हमेशा थका हुआ ही महसूस होता है, मन करता है बस सारा दिन सोते रहो। खाने पीने की भी अनलिमिटेड चीज़ें थीं। वो ऐसी जगह थी जहाँ रहने के लिए आपको अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। कमज़ोर इरादों वाले लोग उस जगह पर नहीं टिक सकते। ऊपर से हर रोज़ अपनी मोटी मोटी यूनिफॉर्म पहनना, भारी बैग्स लटकाना। अपनी ट्रेनिंग के लिए हमें पहाड़ों के ऊपर जाना होता था। पहाड़ों के नीचे तो काफ़ी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ होती थी। एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन शुरू की 3 रातें बड़े आराम की गुजर गईं। लेकिन फिर चौथी रात हमें रात के समय अकेले पहाड़ पर चढ़ने और सरवाइव करने की ट्रेनिंग लेनी थी। कोई बड़ी बात तो नहीं थी। ऊपर जाने के लिए हमें मैप्स, कंपास और कुछ टूल्स दिए गए थे। ऊपर जाके हमें एक फाइनल चेक पॉइंट पर इकट्ठा होना था। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। मैं बीच जंगल में अकेला चलते हुए ऊपर जा रहा था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था
और ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं जानता था मेरे साथी भी जंगल में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अपना हैवी बैकपैक और गन लिए मैं बस चलता जा रहा था। सोच रहा था कि बस किसी तरह ये सब कुछ खत्म हो और मैं सोने के लिए लेट जाऊं। मैंने पहला चेक पॉइंट आसानी से पास कर लिया था, लेकिन दूसरे चेक पॉइंट पर जाने के लिए मुझे एक तालाब को पार करना था। मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे उस तालाब में भरे गंदे पानी में से चलते हुए उसे पार कर रहा था। मैंने बूट्स पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे जूते पानी से पूरे भर चुके थे। उस बर्फीले पानी के बीच संभल कर चलते हुए बिल्कुल गधे वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैं जानता था ये सब ज़रूरी है। किसी तरह मैं उस तालाब को पार करके बाहर निकला और जाके अपने जुबारे उतार के जुराबों को निचोड़ने लगा। इतनी देर से चलते हुए ये पहली बार था जब मैं कुछ देर के लिए रुका था, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, और देखे जाने की वो फीलिंग बहुत तेज थी। वहाँ पक्का कोई था। मैं जूते पहनते पहनते एकदम से खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। मैं अपनी फ्लैशलाइट की मदद से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना कोई जानवर, ना ही कोई इंसान, सिर्फ मैं अकेला अंधेरे के बीच। एक बार को लगा कि मेरी ही तरह कोई दूसरा जवान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हम सबको अलग अलग रास्ते दिए गए थे जिससे हमको जाना था। मेरा दिल धड़ धड़ बज रहा था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन मुझे आसपास कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। कुछ तो था, दिल बार बार कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जल्दी से अपने गीले बूट्स पहने और जाने लगा। ऊपर जाते हुए मैं सोच रहा था कि खामखा मैं इतना घबरा रहा हूँ। मेरे पास गन है, मिलिट्री नाइफ है, मैं किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार था। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट बाद ही मुझे फिर से वही फीलिंग आने लगी, देखे जाने की फीलिंग। पहले जब मुझे ऐसा लगा था जब मैं एक जगह पर खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार तो मुझे चलते चलते ही ऐसा महसूस होने लगा था। ट्रेनिंग के दौरान हमें एक चीज़ सिखाई गई थी, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आपको अपने कदमों की स्पीड बदलते रहना चाहिए, जिससे पीछा करने वाला आपके कदमों की नकल न कर सके और आपको उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाए। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन कई दूर जाने के बाद भी मुझे कदमों की कोई आवाज़ नहीं आई। मैं पूरा ध्यान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से कुछ तो आवाज़ सुनाई दे। कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन किसी के सांस लेने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। तेज तेज सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई जानवर लेता है। लेकिन मैं रुका नहीं, बस चलता रहा। मैं इस बात के लिए तैयार था कि अगर कोई जानवर झपटेगा तो मैं उसी वक्त उसे अपने चाकू से चीर दूंगा। चलते चलते मैं अपने तीसरे चेक पॉइंट पर भी पहुंच गया था। इस बार पता ही नहीं चला कि मैं कब वहाँ तक पहुंच गया था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस सांस लेने की आवाज़ पर लगा था। अब मुझे एक लास्ट चेक पॉइंट पर और पहुंचना था, और उसके बाद हम सब वापस आने वाले थे। लेकिन देखा जाने और पीछा करने की वो फीलिंग अभी भी मुझे आ रही थी। कुछ दूर चलने पर मुझे ऊपर से जीप की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, मतलब कि मैं लास्ट चेक पॉइंट पर पहुंचने ही वाला था। लेकिन वो चीज़ जो मेरा पीछा कर रही थी अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी। ये तो पक्का था कि वो कोई जानवर नहीं था, क्योंकि जानवर इतनी देर तक अपने शिकार का पीछा नहीं करता। अगर वो कोई जंगली जानवर होता तो अभी तक मेरे ऊपर झपट चुका हुआ होता, लेकिन फिर वो क्या था समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई, वो ये कि मैंने अनजाने में उस चीज़ को अपनी पूरी यूनिट तक पहुंचा दिया। पहले तो वो सिर्फ मेरा ही पीछा कर रहा था, लेकिन अब उसको मेरी पूरी यूनिट के बारे में पता चल चुका था। लेकिन इस बात का तब मुझे पता नहीं था। आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारी पूरी यूनिट सही सलामत जीप्स में बैठ के बेस पर जाने लगी। जो जवान चेक पॉइंट पर टाइम पर पहुंच गए
वो अब जीप में बैठ के बेस कैंप में आ गए और जो छूट गए उन्हें बोला गया कि उन्हें जीप्स के हॉर्न का पीछा करते हुए पैदल पैदल नीचे आना होगा। अजीब बात थी, लेकिन आर्मी में अक्सर ऐसा ही होता है। बेस पर पहुंच के बाकी जवानों के साथ बंकर में सोना बहुत सुकून देने वाला था। मैं आराम से सो गया और कुछ अजीब नहीं हुआ। अगली रात फिर से हम लोगों को नाइट टाइम नेविगेशन के लिए पहाड़ के ऊपर जाना था, लेकिन इस बार हम अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जा रहे थे। सब जवान एक लाइन से चल रहे थे। हर एक जवान एक दूसरे से करीब 20 मीटर की दूरी पर था। जैसा कि मैंने बताया, मैं इन्फेंट्री यूनिट में था और यूनिट में मेरा रोल रॉकेट लॉन्चर कैरी करने का था, इसलिए लाइन में मैं बहुत पीछे की तरफ था। मेरे पीछे सिर्फ एक जवान था। मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी थी कि मैं लाइन में सबसे आगे नहीं था। शुरू के कुछ घंटे हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए बिताए। तब तक दिन भी ढलने लगा था और देर बाद गुप्त अंधेरा छा गया। थकान भी अब हावी होने लगी थी। अंधेरा होते ही मुझे फिर से वही अजीब सा डर लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं भी चुपचाप बस चले जा रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। शायद मेरे पीछे वाले जवान ने। उसने ज़ोर से मेरा नाम लिया था। आवाज़ सुन के मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे एक जवान चलता हुआ आ रहा था। मुझे रोका देख वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? चलते रहो, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम सब एक सीरीज़ में चल रहे थे, जैसे एक चेन होती है, और चेन का अगर एक भी लिंक टूट जाए तो पीछे की पूरी चेन टूट जाती है। उसकी बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, हाँ मैं चल रहा हूँ। जाहिर था उसने मेरा नाम नहीं लिया था, तो फिर मेरा नाम लिया किसने था? मेरे आगे वाला जवान मुझसे काफ़ी आगे निकल गया था। मैं पेड़ों और झाड़ियों के बीच उसको हल्का हल्का देख पा रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, अरे रुकना, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुनी और अभी मुझे मेरे पीछे वाला जवान भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ओह शिट, ये क्या है? उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने झट से साइड में पेड़ों की तरफ देखा। पेड़ों में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, टहनियाँ टूटने की आवाज़, जैसे कोई वहाँ चल रहा हो। तेज़ी से मैं भाग के पीछे वाले जवान के पास पहुँचा। वो मुश्किल से मुझसे 15 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन रात के अंधेरे में इतनी दूरी भी बहुत दूर लगती है। मैं भाग के उस तरफ गया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। उसका बैग और राइफ़ल वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैंने उसको आवाज़ लगाई ज़ोर ज़ोर से, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने झट से रेडियो फ़ोन निकाला, लेकिन ये क्या, रेडियो फ़ोन डेड हो रखा था। मैंने अपनी दोनों फ्लैशलाइट ऑन करी, लेकिन फ्लैशलाइट भी डेड थी। सिट सिट सिट, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मेरी टीम को मेरी आवाज़ सुनाई दे जाए, लेकिन नहीं। फिर मैं अपना इमरजेंसी विसल निकाल के बजाने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरे साथी को ढूंढना था। मैं वहीं आसपास उसको ढूंढने की कोशिश करता रहा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता कि उन लोगों को कब ये पता चला कि मैं पीछे छूट गया हूँ और वो किस तरह मुझे तक पहुँचे। लेकिन जब तक उन लोगों ने मुझे ढूंढा, लग रहा था जैसे घंटों बीत गए हों। वो अजीब चीज़ अभी भी मेरे आसपास घूम रही थी। बीच बीच में मुझे अपने आसपास रगड़ने और घसीटने की आवाज़ आती रही। बस मुझे आवाज़ें ही आ रही थीं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। लग रहा था जैसे कि वो मेरे साथ खेल खेल रहा है, खिलौने की तरह। आखिर में जब मेरे स्क्वाड ने मुझे ढूंढा तो मैंने उनको पूरी बात बताई। पेड़ों के बीच उन कदमों की आवाज़ के बारे में भी बताया, लेकिन उन सबको यकीन था कि वो जवान बस रास्ता भूल गया होगा। फिर अब सबने मिलकर उसको कई घंटों तक ढूंढा, लेकिन वो जवान नहीं मिला। फिर अगली सुबह एक बकरी चराने वाले ने हमें उस जवान की सूचना दी, लेकिन चीज़ें तो अभी और भी अजीब होने वाली थीं। वो जवान जहाँ से गायब हुआ था, उससे 30 किलोमीटर दूर एक दूसरे पहाड़ पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। इन दोनों पहाड़ों के बीच में बहुत सारे पहाड़ पड़ने थे।
जिनको एक रात में पार करना एक तरह से इम्पॉसिबल था। जब उस जवान को बेस पर लाया गया तो उसके कानों से खून निकल रहा था और उसको अपना नाम तक याद भी नहीं था। उसकी पूरी बॉडी पर खरोज के निशान थे और ठंड की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो गया था, लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं थी। आखिर में किसी तरह वहाँ एक हेलीकॉप्टर को बुला के उसे बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। इस घटना के बाद मुझे मेरे ऑफिसर ने बताया कि मुझे फ़िलहाल ट्रेनिंग से हटा के नीचे मेन बेस में भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। सच बताऊं तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात ही थी। मैं उस जगह से बहुत दूर जाना चाहता था। यूनिट के बाकी जवानों को जैसा बताया गया उन्होंने वैसा ही मान लिया था कि पहाड़ पर चढ़ाई करते समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो बदहवासी में 30 किलोमीटर की दूरी चला गया था। कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। पिछली 2 रात जो मैंने नोटिस किया था, मैंने वो सब बताने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरे ऑफिसर ने मुझे साइड में बुलाया और सख्त लहजे में मुझे समझा दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। शायद वो ऐसा कुछ जानता था जो मुझे नहीं पता था। शायद ऊपर के सब लोगों को पता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद भी उन्होंने हमें यहाँ भेजा। मिलिट्री में अक्सर ऐसा ही होता है, सिर रेत में घुसड़े रहो और दुआ मनाते रहो कि सब कुछ ठीक है। खैर मुझे क्या, मेरा काम दिमाग चलाने का नहीं था बल्कि ऑर्डर्स फॉलो करने का था। इसके बाद मुझे आर्मी ट्रक में मेन बेस में ले जाया गया पूछताछ के लिए। इस केस में आगे क्या हुआ और आगे मैंने किस किस चीज़ों का सामना किया, तो सब बातें आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा।